नमस्कार दोस्तों। तो आपका अपने ही चैनल सन की डिज़ाइनर पे स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बहुत सारे इंतज़ार के बाद, मुझे लगता है 1 साल से ज़्यादा इंतज़ार के बाद दोस्तों, हमारी यूपी पीडब्ल्यूडी की जो रिवाइज गाइडलाइन है, जो स्टेट रोड्स पे पेट्रोल पंप्स की सेटिंग को, उनके नाम्स को डिफ़ाइन करती है, गाइड करती है, वो इनेक्ट हो गई है। और 6 दिसंबर 2022 जो है इस गाइडलाइन पे डेट पड़ी हुई है जिस पे ये इनेक्ट कर दी गई है और ये ऑनलाइन अवेलेबल है। सारी ऑयल कंपनीज़ को भेज दी गई है और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भेज दी गई है। इमीडिएट इफेक्ट से दोस्तों ये इम्प्लीमेंट हो गई है और इसमें बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं इनको अभी स्टडी कर रहा हूँ। बहुत कुछ खास ऐसा नहीं है, बट मुझे लगता है कि रोड को डिफाइन करना कि रोड किसे कहेंगे, प्लस अलग अलग कैटेगराइज कर देना। स्टेट हाईवे में स्टेट हाईवे को अलग तरीके से, हमारे जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, विलेज रोड्स हैं, उनको अलग अलग तरीके से उनके नॉर्म्स बना दिए। बहुत अच्छी बात है। और रोड की डेफिनेशन, सबसे बड़ी बात है कि अब कच्ची रोडों को रोड नहीं ट्रीट किया जाएगा। जो 3 मीटर से कम चौड़ी और 300 मीटर लंबी रोड होगी, जो 300 मीटर से कम लंबी रोड होगी और 3 मीटर से कम होगी, उनको रोड की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें NHAI की जो पुरानी गाइडलाइन है या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज की 6 जून 2022 की, उसी में से इन्होंने ले लिए हैं। और मैं इसको डिटेल वीडियो में कवर करूंगा, तो मैं अभी इसको बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर रहा, बट इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बिटवीन द लाइंस भी स्टडी करने हैं, उनको देखना है। तो मैं इसको जो है नेक्स्ट 2-3 दिन में एक वीडियो बना करके आपको इसके सामने लाऊंगा। हालांकि आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत सारे इनपुट आ रहे हैं, बट प्लीज़ हैव पेशेंस। इंप्लीमेंट तो हो ही गई है और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे केस जो हमारे निकल जाएंगे। लगभग मेरी नॉलेज में 10,000 केस अटके पड़े हैं यूपी में इसकी वजह से। मुझे लगता है कि उसमें से बहुत सारे केसेस में 70% केसेस जो रिलैक्सेशन मिला उसकी वजह से निकल जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है कि बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जब आप अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशंस डालते हैं, तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या एप्लीकेशंस में जो पर्टिकुलर सीरियल नंबर है उसमें क्या डालना है, कैसे अप्लाई करना है। जो स्टाम्प पेपर्स हैं उनकी डेट क्या होनी चाहिए, क्योंकि मुझे जो है अभी एक सज्जन ने मैसेज भेजा कि क्या आप स्टाम्प पेपर प्रोवाइड करते हैं बैक डेट पे। तो इस तरह के मैसेजेस प्लीज़ मुझे मत भेजिए, क्योंकि मैं तो आप लोग को गाइड करता हूँ, आपको कोच करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कोई स्टाम्प पेपर वेंडर नहीं हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बात, जो इस तरह के मैसेज भेज रहे हैं उनको क्लियर हो जाएगी कि इस तरह के मैसेज ना भेजें। तो हालांकि मैंने उनको बहुत पोलाइटली सबमिट कर दिया है कि मैं स्टाम्प पेपर वेंडर नहीं हूँ। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो है एप्लीकेशन जब हम देते हैं, तो अब उनके साथ प्रॉब्लम यही थी कि उनके पास पुराने स्टाम्प पेपर नहीं थे, जो डॉक्यूमेंट्स लगाने थे वो लगे नहीं साथ में। तो एप्लीकेशन देते समय आप बहुत ध्यान रखिए कि एप्लीकेशंस में क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं उसी डेट पे होने चाहिए, बैक डेट पे होने चाहिए, और आप प्रॉपरली उसको भरिए, कैटेगरीज को समझिए। जब आप फर्स्ट से सेकंड पे आ गए, सेकंड से थर्ड पे आ गए, तो तीनों कैटेगरीज के डिफरेंस को समझने की कोशिश करिए आप कैसे करना है। उसके बाद फिर हमारी जो है LEC होती है, हम साइट पे जाते हैं, हमें ये क्लियर नहीं होता LEC से पहले, बिकॉज हमने किसी से कंसल्ट नहीं किया, तो LEC में हमें क्या चीज़ें दिखानी है, उनको क्या नहीं दिखानी है, प्लस किस तरीके से उसको टैकल करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी बात ऑफिसर ऐसे चीज़ें रेज कर देते हैं साइट पे जो आपको भी क्लियर नहीं होती, या कभी आपने लेखपाल को नहीं बुलाया है, या पहले आपने कभी अपनी जो प्लॉट की बाउंड्री है उसको डिफाइन नहीं किया है। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। मैं इन शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ, बट मैं आपको पार्टनरशिप में क्या मिस्टेक करते हैं डिटेल में वो भी बताऊंगा। इसके बाद फिर हमारी जब FVC होती है, तो उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने लगाए होते हैं उनको वेरीफाई करना होता है। तो बहुत क्लियर होना चाहिए कि वो सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाइए, प्रॉपरली लेके जाइए। अगर कोई अंडरटेकिंग बोली है या कोई आपसे उन्होंने और डॉक्यूमेंट मांगा है, तो वो आपको वहाँ पर लेके जाना है, उसको लेकर के जाइए, नहीं तो आपके जाने का पर्पस डिफीट हो जाएगा। और एप्लीकेंट को खुद जाना होता है। बहुत से लोग कह देते हैं कि एप्लीकेंट नहीं आ जा सकता, इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखिए। इसके बाद आपको जो है जब सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो आपको LOI मिल जाती है, बड़ी खुशी की बात है। फिर आप NOCs ट्राई करते हैं। LOI कोई बहुत ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक आपको अपॉइंटमेंट की बात करता है। फर्स्ट पॉजिटिव न्यूज़ होती है कि अब RO लगाने के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं विद द कंडीशंस की यू आर एबल टू फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ द LOI की कंडीशंस यू हैव टू फुलफिल एज अर्ली एज पॉसिबल। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि LOI मिलने के बाद कितने दिन में हम NOC ले सकते हैं। तो मैं यहाँ कहता हूँ 2-2, 3-3 साल तक भी LOI
रहती हैं, इंटैक्ट रहती हैं, बट कंपनीज पे बहुत प्रेशर है कि जिनकी एलओआई के साथ एलओआई मिलने के बाद ज़्यादा समय लग रहा है, उनकी एलओआई को जो है सस्पेंड कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपका इंटेंट क्या, आपकी प्रॉब्लम जेन्यून है कि नहीं है, तो इसका बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। अब मैं आपसे जो बेसिकली बात करना चाहता हूँ कि मुझे एक कॉल आई कुछ दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर से, किसी लेडी की बहुत घबराई हुई थी। तो पार्टनरशिप की मिस्टेक्स आप किस तरह से करते हैं, उन्होंने किसी अपने बहुत खास मिलने वाले जो कोई उनके रिलेटिव हैं उनके नाम से अप्लाई कर दिया, उनके साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स से अप्लाई करने के, लैंड भी उन्हीं की थी, सारे फंड्स इन्हीं के थे, सारे रिसोर्सेज इन्हीं के थे, सारी प्रोसेसिंग इन्होंने कराई और उसके बाद सारा प्रोसेस चलता गया। बट जो वो एप्लीकेंट था, जो इनका रिलेटिव था, उनके साथ इन्होंने एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर लिया जिस पे ये कंडीशंस हो गई कि जब वो पंप लग जाएगा या रिटेल आउटलेट जब एस्टेब्लिश हो जाएगा तो इनको प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन करके इनको उसमें इन्वॉल्व कर लिया जाएगा जितना कि अलाउड है, एज़ पर जो हमारे 3 साल के अंदर की गाइडलाइन है, जितना इनिशियली अलाउ हो सकता है। तो इनकी एक पार्टनरशिप उसमें रहेगी, एक रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रोसीड करेंगे ये लोग। सारी एनओसीज हो गई दोस्तों, सारा कुछ हो गया। उसके बाद रिटेल आउटलेट बनना चालू हो गया। तो इंडियन ऑयल का रिटेलर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का वो पेट्रोल पंप था, और उसके बाद वो जब सारा कुछ बनने लग गया, सारी एनओसीज हो गई, और जब उसकी फिनिश होने लगी तब वो जो उनका क्लोज रिलेटिव था वो थोड़ा सा अपने जो उनका जो कमिटमेंट था उसको वो डिनाई करने लगा, और उसने कहा जी मेरा आपसे कोई इस तरीके से कोई आई विल नॉट गोइंग टू डू एनी पार्टनरशिप विद यू, जबकि सारे रिसोर्सेज, सारे खर्चे सब इन्होंने किए थे। तो मुझे लगता है दोस्तों ये इतनी बड़ी गलती आप लोग कैसे कर देते हैं। बट इनके साथ एक प्लस पॉइंट था कि एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया था कि जब सारी चीज़ें, जब ये हमारा फंक्शनल हो जाएगा या जो एनर्जाइज हो जाएगा रिटेल आउटलेट प्रॉपरली, तब एक रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। तो अब दोस्तों मैं यहाँ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस तरह की एग्रीमेंट आप एक रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और क्या उसके बाद आप इंडियन ऑयल या किसी भी कंपनी को छुपा करके कि आपने उस लैंड पे ऑलरेडी एक किसी बंदे से एग्रीमेंट किया हुआ है, उसका एक राइट जनरेट किया हुआ है, तो हम उसका एक राइट जनरेट हो गया, जैसे ही आप उस लैंड पे, उस खसरे पे जो है एक आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जो रजिस्टर्ड है, अगर नॉन रजिस्टर्ड होता तो मैं उसको म्यूचुअल एक एमओयू समझ लेता, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों अब यहाँ उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो इसमें मैं आपके ओपिनियन जानना चाहता हूँ ऐसे केस में क्या करना चाहिए इनको। तो मैंने जो उनको ओपिनियन दिया है मैं शॉर्ट बता रहा हूँ कि उनको तुरंत इमीडिएटली जो है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है कंसर्न जिसका रिटेल आउटलेट लग रहा है, उनके नोटिस में लाना चाहिए। तो जब मैंने उनको ये बात कही तो उन्होंने कहा कि उनके नोटिस में है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है वो डिस्करेज कर रही है कि आपको इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप जो है शांति से बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा मुझे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। तो मैंने उनको यही बताया कि आप जो है इसमें तुरंत हाई कोर्ट में प्रोसीड करिए, क्योंकि ये बेसिकली जो एलओआई मिली है इसका ग्राउंड ही गलत है। अगर एप्लीकेंट ने छुपा करके एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट को छुपा करके कोई इस तरीके से कंपनी को अप्लाई किया है, तो ये एक बहुत बड़ी एक मुझे लगता है कि वायलेशन है टर्म्स का, बिकॉज आपका राइट उस लैंड पे क्रिएट हुआ है। तो यहाँ मुझे लगता है कि दोस्तों आप लोग को बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए अपने रिलेटिव्स पे या अपने बहुत क्लोज लोगों पे। रिलेशंस भी ख़राब होते हैं, आप इस तरीके से जो भरोसा कर लेते हैं। और उन्होंने बहुत जल्दी में अपॉइंटमेंट फिक्स किया और उन्होंने रिक्वेस्ट की कहीं से नंबर ढूंढ के, मुझे अभी आपसे बात करनी है। तो इस तरह के दोस्तों बहुत सारे मैटर्स हैं जो आपकी तरफ से आते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कॉन्शियस रहिए। और एक लैंड से रिलेटेड मैटर है कि किसी ने लैंड किसी से ली, एक खसरे में, बड़ा खसरा था, उन्होंने एक अंडरटेकिंग ली पूरे परिवार से कि ये जो है और किसी को नहीं देंगे। पता लगा उन्होंने एक पार्ट तो अपने लिए रखा, उसके कुछ दिन बाद पता लगा कि उसने सेकंड पार्ट भी जो है सब भाइयों ने मिलकर किसी और सेकंड एप्लीकेंट को दे दिया, उसी खसरे में थर्ड पार्ट मिला के किसी और को दे दिया। और उसी में से जो है वो एक ही खसरे में से 3 एप्लीकेंट थे और उनमें से एक एप्लीकेंट पहले जो है उसमें शॉर्ट लिस्ट हो गया कि यू कैन अप्लाई। अब दोस्तों बताइए ऐसे केसेस में क्या होगा। तो उस बंदे ने जिसने अपनी ज़मीन को लीज पे देने की बात की थी, उसने तीनों को सेम खसरे में, लोकेशन अलग अलग थी, खसरा सेम था, लगे हुए थे खसरे, जो प्लॉट उसने लैंड काटे थे। ऐसे केस में दोस्तों क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। एंड ऑफ द डे कंप्लेंट बाजी हुई और तीनों कैंसिल हो गए कि हम इसको जो है नहीं कंसीडर कर सकते। तो दोस्तों बहुत से ऐसे केसेस हैं, आप लोग जो है किसी से पार्टनरशिप कर देते हैं इन द वे कि वो पैसा लगाएगा, आपके पास फंड्स का रिस्ट्रिक्शन है, आपको एलओआई मिल गई। बहुत कॉन्शियस रहिए। कोई भी इस तरह का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो आप कर सकते हैं जो आपस की हो, बट आप उसको रजिस्टर्ड कराना
या उसको आप कहीं पे रिकॉर्ड में लाना विदाउट नॉलेज ऑफ द कंपनी, आप उसको कहीं अगर प्रॉपर लीगल एक उसको एक जामा पहना देते हैं, एक आइडेंटिटी दे देते हैं रजिस्ट्रेशन करा के, तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ गलत कर रहे हैं और ये जो है एक वायलेशन है। तो इसका बहुत ध्यान रखिए। ऐसे बहुत सारे पार्टनरशिप्स के मैटर मेरे पास आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं और कहीं कहीं पे तो मैं देख रहा हूँ कि सारा कुछ हो गया है। अब जो हमारा जिस बंदे ने जो लेसर है, पता लगा कि वो जिसने ज़मीन अपनी दे रखी है वो रिवर्ट कर गया कि ये पेट्रोल पंप बन गया, मैं आपसे चाहता ही नहीं करूँ, उसमें एक अलग से कोर्ट केस हो रहा है बिकॉज एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया या उसका कोई दूसरा भी ऐसा एक राइट रखता था उस लैंड पे, पता लगा उसको कंसीडर ही नहीं किया गया, वो कोर्ट में चला गया। तो इस तरह के भी प्लॉट्स हैं दोस्तों। तो आप लैंड को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लीजिए, पता ऐसा ना हो कि कहीं पे रिटेल आउटलेट आपका लग गया और आप एक अजीब से एक प्रॉब्लम में फंस जाएं। हमें इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। तो आप लोग बहुत कॉन्शियस रहिए और पार्टनरशिप करते समय टर्म्स एंड कंडीशंस का बहुत ध्यान रखिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी तरफ से आ गए हैं जो इकट्ठे हो गए हैं अलॉन्ग विद PWD गाइडलाइन जो भी इम्प्लीमेंट हुई है, इनेक्ट हुई है। मैं इनको नेक्स्ट बहुत जल्दी वीडियो में कवर करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि PWD गाइडलाइन से मैं चाहता हूँ कि आप लोग के जो फंसे हुए काम हैं, जो आप लोग के अप्रूवल नहीं हो पा रहे हो, जल्दी जल्दी निकल जाएं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपने इनपुट्स देते रहिए और मुझे लगता है कि आपके इनपुट्स बहुत एक बड़ी लर्निंग होते हैं। बहुत सी ग्राउंड्स की बातों को पता लगता है कि आप लोग की प्रॉब्लम्स का। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ग्राउंड की बहुत नॉलेज है क्योंकि मैं खुद बहुत घूमता रहता हूँ, आप लोग के बीच जाता रहता हूँ, कभी बिहार, कभी पंजाब, कभी हिमाचल, कभी उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, एवरीवेयर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जाना, आप लोग के बीच बातचीत करना। बट फिर भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही आप लोग की तरफ से जो इनपुट्स आते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। दोज आर वेरी क्रूशियल्स और उससे मेरी बहुत लर्निंग होती है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप लोग इतना समय दे रहे हैं, उस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए और यूज़फुल होंगी। थैंक यू वेरी मच।